Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to another class of PIB norm. Today's class we are going to cover the PIB current affairs from 17th and 18th of August 2026. I hope you guys can see me properly and can hear me properly. If yes, please give me a thumbs up so that we can quickly start the class. जल्दी से बताइए so that we can start the class. Good evening, Jayesh. Good evening, everyone. Please give me a thumbs up if all good, if everything is fine, so that we can start the class. I hope the preparations are going well. I hope everything is fine. Good evening, Anushka, Jayesh. Very good evening, guys. Destination, Anup. Very good evening. I hope everything is fine. All right. चलिए बहुत बढ़िया शाबाश ठीक है अच्छा आज एक चीज बताओ कि व्हाट इम्प्रूवमेंट कैन बी डन इन दीज पीआईबी क्लासेस ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है कि आप में से कुछ लोग खुल के ना बोलें तो जो लोग खुल के नहीं बोलना चाहते हैं वो लोग मेरे को टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं एट मैशी मनीष MASHYMANISH व्हाट इम्प्रूवमेंट कैन आई डू इन दीज पीआईबी क्लासेस ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा ईजी हो सके चीज़ें ठीक है तो और अभी लाइव चैट में कोई नहीं बताएगा या तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे सभी लोग या फिर मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर देंगे एट मैशी मनीष MASHYMANISH ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे दैट इज बेस्ड ऑन भारत टैक्सी नाउ अ लॉट ऑफ यू विल से सर भारत टैक्सी हमने कई बार पढ़ा हुआ है फिर से क्यों पढ़ा रहे हो फिर से इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इतना डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा जितना हम आज पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि पीआईबी के अंदर एक सेक्शन होता है पीआईबी बैकग्राउंडर उसमें जो भी चीज आती है बहुत डिटेल में आती है तो भारत टैक्सी के बारे में पीआईबी बैकग्राउंडर में बात की गई है तो इसलिए today we are going to talk about Bharat Taxi in very much detail. Question number 1. Consider the following statements with respect to the Bharat Taxi and you need to identify the incorrect statements. Incorrect statements आपको बताने हैं with respect to Bharat Taxi. तो भाई भारत टैक्सी क्या है भारत टैक्सी इज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म जैसे ओला और उबर है वैसे ही भारत टैक्सी है बट ऑब्वियसली भारत टैक्सी इज बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव मॉडल लाइक वी हैव ऑलरेडी अ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मॉडल अमूल ठीक है तो कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है ये एंड इट इज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म इंडिया की पहली इट इज फॉर्मली एस्टैब्लिश ऑन 6th of June 2025 and it is registered under the Multi-State Cooperative Societies Act of 2002. Multi-State Cooperative Society Act 2002 के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है ठीक है क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द Multi-State Cooperative Societies Act 2002 और एनी अंडर state government's cooperative act ठीक है now these are the founding members of this particular company of this particular cooperative these are NCDC Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited IFCO NABARD कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको अमूल नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज नाफेड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड यस ये सारे क्या है इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं और यस ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ भारत टैक्सी अब इसके अंदर जो मॉडल है इसका उसको थोड़ा ध्यान से सुनना सबसे पहले इससे भी पहले एक काम करते हैं इस स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हो गया या जो सारथी होते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सारथी कौन है जो ड्राइवर्स होंगे जो कैब ड्राइवर्स होंगे दे आर कॉल्ड एज व्हाट सारथीज ठीक है सारथीज जो है उनको ओनर्स की तरह रखा जाएगा दे विल बी दी ओनर्स नाउ हाउ दे कैन अज्यूम दी ओनरशिप हाउ दे कैन अर्न दी ओनरशिप they can earn the ownership by buying the shares of this cooperative worth rupees 100 each and minimum share that a sarthi has to buy is 5 यानी कि वर्थ 500 रुपए के शेयर उसको खरीदने पड़ेंगे तो दैट सारथी दैट टैक्सी ड्राइवर दैट कैब ड्राइवर विल बिकम द ओनर ऑफ द भारत टैक्सी ठीक है दे सारथीज as the members they can also participate in policy and operational decisions and there will be driver representation in the board of directors as well डायरेक्टर्स के बिहाफ पे कुछ लोग चुने जाएंगे सॉरी ड्राइवर्स के बिहाफ पे कुछ लोग चुने जाएंगे एंड दे विल बी द पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव ठीक है अब आ जाओ कि इसका जो मॉडल है उसमें कैसे काम चलेगा तो एक तो बात ये होगी कि शेयर जो सारथीज है जो ड्राइवर्स है वो शेयर्स खरीदेंगे एंड दे विल बी द पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव दे विल बिकम द ओनर ऑफ द कोऑपरेटिव ठीक है एंड 20% of the cooperative earnings will be credited to the Bharat Taxi as Sarthi's capital.
ठीक है, जो कोऑपरेटिव की अर्निंग्स होगी उसका 20% जो है वो सारथीज के कैपिटल के फॉर्म में चला जाएगा, और जो 80% ऑफ अर्निंग्स होंगी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सारथीज बेस्ड ऑन द किलोमीटर्स ट्रैवल्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो 20% होगा वो सारथीज के यानी कि ड्राइवर्स के कैपिटल के लिए यूज होगा, और जो 80% होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सारथीज और द ड्राइवर्स बेस्ड ऑन द किलोमीटर्स जो कि उन्होंने ट्रैवल किया है, जो कि जितने किलोमीटर उन्होंने कैब चलाई है। ठीक है, उसके अलावा देर इज अ जीरो कमीशन फाइनेंस मॉडल विच मीन्स ड्राइवर्स की 100% ऑफ द फेयर दे अर्न। जो भी पैसा होगा, जो भी टैक्सी का फेयर बनेगा दैट विल बी यू नो दैट विल बी कलेक्टेड बाय द ड्राइवर्स और उन्हीं के पास रहेगा। ठीक है, फेयर्स डू नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द हाई डिमांड पीरियड्स। ये बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने ओला उबर में देखा होगा कि हाई डिमांड पीरियड्स में जो फेयर है वो बढ़ जाता है, एंड राइडर्स पे ओनली द एक्चुअल ट्रिप फेयर, उनको कोई एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फी वगैरह जो है इसमें देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑपरेशनल सिटीज अभी कौन कौन सी हैं? दिल्ली एनसीआर, गुजरात, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर, कानपुर एंड पुणे, राइट, एंड इट इज टारगेटेड दैट द भारत टैक्सी विल बी ऑपरेशनलाइज अक्रॉस द कंट्री बाय 2029। 2029 तक पूरे देश में भारत टैक्सी को स्प्रेड कर दिया जाएगा, और इसके अंदर 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर तीनों तरीके की राइड्स अवेलेबल है। ठीक है, देर इज अ फीचर ऑफ सारथी दीदी एज वेल। इसके अंदर एक सारथी दीदी का फीचर है विच इज फॉर एनहांसिंग सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर द वुमेन कम्यूटर, जिसके अंदर जो अगर कोई वुमेन अपना कोई कैब या फिर बाइक बुक करती है तो उसमें जो ड्राइवर होंगी वो वुमेन ड्राइवर ही होंगी। ठीक है, इट अलाउज वुमेन पैसेंजर्स टू चूज राइड ऑपरेटेड बाय वुमेन ड्राइवर्स थ्रू द एप्लीकेशन, एंड ऑन द सेम लाइन सारथी दीदी हो गया, मतलब कैब की जो ड्राइवर्स होंगी वो वुमेन होंगी, वुमेन कैब ड्राइवर्स। और बाइक दीदी इनिशिएटिव बिल्कुल इसी के लाइंस पे लॉन्च किया, इसी के अंदर है बाइक दीदी, जिसके अंदर जो बाइक की ड्राइवर होंगी वो कौन होगी? वुमन होंगी, महिला होंगी। ठीक है जी, क्लियर। नाउ दिस भारतीय टैक्सी इनिशिएटिव हैज बीन इंटीग्रेटेड विद एनईजीडी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। एक एमओयू साइन हुआ है विद एनईजीडी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसके अंदर जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है इट विल प्रोवाइड एडवाइजरी एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द भारत टैक्सी। एडवाइजरी एंड टेक्निकल सपोर्ट भारत टैक्सी को कौन देगा? एनईजीडी देगा। ठीक है, और इसके साथ ही इसको डिजी लॉकर, उमंग और एपीआई सेतु के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया गया। क्लियर। कुछ की इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की गई है, जिस जो कि कौन कौन सी है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीएमआरसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इफको, टोक्यो इंश्योरेंस, एसबीआई और पेटीएम। इन सबके अलग अलग काम है भारत टैक्सी में, इनके अलग अलग रोल्स है, अलग अलग फंक्शंस है। इसके अलावा टू इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी फॉर द सारथीज, द गवर्नमेंट हैज फैसिलिटेटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सारथीज ऑन द ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल पे सारथीज का रजिस्ट्रेशन होगा, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन the Sarthis and their families will become eligible to get 5 lakh rupees of medical treatment और medical insurance under the आयुष्मान भारत योजना। जिससे मुझे याद आया, टुडे एट 7 PM आई एम गोइंग टू टीच आयुष्मान भारत योजना, और ऐसा पढ़ाऊंगा जैसा आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपने कभी भी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। और इतनी डिटेल का मतलब ये नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा दूंगा जो कि एग्जाम के स्कोप से बाहर है। ऑब्वियसली जो एग्जाम का स्कोप है उसके अंडर ही पढ़ेंगे। और दूसरी स्कीम जो आज पढ़ेंगे 7 बजे, दैट इज राष्ट्रीय आरोग्य निधि। कमिंग बैक टू द टॉपिक, रजिस्ट्रेशन होते ही ई श्रम पोर्टल पे सारथीज जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे टू गेट 5 लाख health insurance, medical insurance under the Ayushman Bharat Yojana. They will also be eligible for a personal accident insurance of rupees 5 lakh, which will be provided in collaboration with IFCO Tokyo. ठीक है, and there is an option of group health insurance coverage as well for drivers and their families, which will be supported by the Paytm. Clear? And last, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए भारत टैक्सी has signed the agreement with Delhi Tourism and Transportation Development Corporation and Delhi Airport Parking Services. इससे क्या होगा? इससे होगा कि जैसे अभी अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट गए हो तो वहां पे उबर के लिए अलग जगह दी हुई है, ओला के लिए अलग जगह दी हुई है एयरपोर्ट ने। उसी तरीके से भारत टैक्सी के लिए एक अलग सी जगह एलोकेट कर दी जाएगी इन द एयरपोर्ट पार्किंग, और वहां पे जाके आप या तो वहीं पे बुकिंग कर सकते हैं या अपनी ऐप के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एयरपोर्ट बूथ चार्जेस होंगे 7% के। ठीक है, जो कि भारत टैक्सी ऑपरेटेड एयरपोर्ट प्रीपेड बूथ पे लगेंगे टू कवर दी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, क्योंकि जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पार्किंग सर्विसेज मिलेगी या जगह मिलेगी ऑब्वियसली उसके पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थी कहानी पूरी भारत टैक्सी की। आई होप अब इससे ज्यादा आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी इसके अंदर।
ओके, जयेश इज आस्किंग परचेज ऑफ शेयर्स वाला पार्ट अलग दोबारा से बताना। देखो जयेश, बहुत सिंपल है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, उसके अंदर जो हर मेंबर होता है, जो डिपॉजिटर होता है, वो कोऑपरेटिव का मेंबर होता है। सिमिलरली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी काम ही ऐसी करती है कि जो भी उसके मेंबर्स होंगे, जो भी उसके मेंबर्स होंगे वो उसके ओनर्स होंगे, जो भी उसके मेंबर्स होंगे वो उसके ओनर्स होंगे। अब इसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, भारत टैक्सी एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो शेयर है, जैसे कि आप शेयर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, वो 100 रुपए का है। तो आप मान लो कि किसी एक सारथी ने 500 रुपए के शेयर खरीद लिए, तो कितने शेयर खरीद लिए? 5 शेयर खरीद लिए। तो अब मान लो कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं टोटल, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो डिफाइंड होते ही हैं। 100 शेयर्स है, तो इसमें से 5 किसके पास है? इस सारथी के पास है, जिसने 500 रुपए के 5 शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो वो जो है 5% ओनर हो गया कंपनी का, 5% शेयर होल्डर हो गया ऑफ द कंपनी, ठीक है। ऑब्वियसली 5% बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 5% ओनर हो गया विद दिस एग्जाम्पल। अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे, जितना भी शेयर किसी सारथी ने परचेज किया होगा, उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि हमें शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, ठीक है। आई होप जयेश इट इज क्लियर। चलिए, लेट्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स नाउ। It is registered under the Multi-State Cooperative Societies Act of 2002, correct? Personal accident insurance of 5 lakh rupees is provided to Sarthis through NIVA BUPA at nominal rates. NIVA BUPA नहीं, IFCO Tokyo. National E-Governance Division provides advisory and technical support. Yes, and the target is to operationalize Bharat Taxi across the country by 2029. Yes, so this is also incorrect. 2 and 4 is the correct answer. Option B. Option B, 2 and 3, 2 and 4 is the correct answer. और आज बहुत कम लोग हैं क्लास में, क्या होगा? जब मैंने देखा बहुत रैंडम है, कभी तो एकदम से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी एकदम से बहुत कम हो जाते हैं। चलो एनीवेज, आगे चलते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तधरा शक्ति, अगर आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच सुनी होगी, तो उन्होंने सप्तधरा ऑफ शक्ति, सप्तधरा ऑफ शक्ति का जिक्र किया था, 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। सप्तधरा ऑफ शक्ति, ठीक है। So it is a comprehensive national development framework outlined by Prime Minister Modi during his Independence Day address on 15th August 2026. It focuses on 7 core strategic pillars of growth and self-reliance. Which of the following is not one of the 7 pillars? इसमें से कौन से 7 pillars में से एक नहीं है? That is the question. ठीक है। तो अब ये न्यूज में इसलिए क्योंकि द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, right? Shivraj Singh Chauhan is the Minister of Agriculture and Farmers Welfare as well as the Minister of Rural Development. He administered a pledge following the Saptadhara of Shakti outlined by Prime Minister Modi in his Independence Day speech. यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आवाहन किया था, अपील करी थी टू ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, उसको आगे बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट ने अपने ऑफिसर्स को प्लेज दिलवाई है कि हमें अगले इस लाइंस के ऊपर, इस इन 7 पिलर्स के ऊपर अब अच्छे से काम करना है। और उसमें से एक पिलर जो एग्रीकल्चर एंड फूड डेवलपमेंट है, इसलिए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने ऐसा किया। दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। अब बात कर रहे हैं सप्तधरा ऑफ शक्ति है क्या। तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। ये एक नेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। प्राइम मिनिस्टर ने 7 पिलर्स बताए हैं ऑफ द डेवलपमेंट, जिसकी मदद से वी विल बी एबल टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय द ईयर 2047. These are the 7 pillars of development which will help India to become a developed nation by the year 2047. क्लियर है? तो ये 7 पिलर्स कौन से हैं भैया? मैन्युफैक्चरिंग पावर, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा शक्ति यानी कि डिफेंस, ठीक है, डिफेंस, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी एंड इंडियाज सॉफ्ट पावर। ये 7 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट है which will help India to become developed nation by 2047, my dear friends. ठीक है जी। तो अब इनमें से कौन सा एक नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग पावर है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन है, रक्षा शक्ति ये नहीं है। सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं है, ऑल्दो दिस इज ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ दीज 7 पिलर्स, बट डायरेक्टली सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इज नॉट वन ऑफ द 7 पिलर्स। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर द रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, women earning up to how much amount per month will also be eligible for the benefit?
अब देखो ये जो है ना क्या करते हैं, स्कीम के अंदर चुपचाप से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं और अपनी गंदी सी वेबसाइट पे डाल देते हैं और पता ही नहीं चलता। ठीक है, कभी मन हुआ तो पीआईबी में दे दिया, कभी मन हुआ तो न्यूज़पेपर्स में दे दिया। ठीक है, उसी तरीके की ये एक न्यूज़ है। ये जो इसकी एलिजिबिलिटी रिवाइज हुई थी, ये 2 साल पहले हुई थी। ठीक है, जिसमें से हमने दो तो पढ़ी थी। ठीक है, एक तो ये है कि मोटर व्हीकल, अगर टू व्हीलर किसी के पास है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, तो नाउ दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर गेटिंग द हाउसिंग बेनिफिट्स अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। दूसरा, किसी के पास फिशिंग बोट है तो वो भी एलिजिबल है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंसान 15,000 रुपए, कोई मैन कोई मेल मेंबर 15,000 रुपए कमाता है तो भी उसको बेनिफिट मिलेगा, जो कि पहले कितना था, 10,000 रुपए। लेकिन अब जो कल की पीआईबी रिलीज थी, इसमें उन्होंने बात करी है दो नए रिवाइज एलिजिबिलिटी की, जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी थी, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो तीन की इन्होंने बात करी थी। एक तो हमें ऑलरेडी पता है दैट फैमिलीज ओनिंग अ टू व्हीलर विल नाउ आल्सो बी एलिजिबल फॉर अ पक्का हाउस, रिमूविंग द अर्लियर रेस्ट्रिक्शन। तो पहले ऐसा हुआ करता था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर 2 साल पहले, कि अगर किसी के पास टू व्हीलर है देन दैट फैमिली इज नॉट एलिजिबल फॉर अ पक्का हाउस अंडर आवास योजना। ठीक है, बट दैट रेस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड। उसके अलावा जो रिवाइज एलिजिबिलिटी है, जो हमने कभी पहले नहीं, कहीं पे भी नहीं देखी होगी, वो ये है दैट women also earning up to rupees 15,000 per month will also be eligible for the benefit, and earlier this ceiling was 10,000 rupees per month। तो मेल और फीमेल दोनों का सेम है। एंड स्मॉल फार्मर्स owing up to 5 acres of unirrigated land or 2.5 acres of irrigated lands will also be eligible। ये बात समझ में आ गई? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। जाइए और अपनी पीडीएफ जो मैंने आपको दी है उसके अंदर इस वाली स्लाइड को काट के चिपका दीजिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको अपडेट होना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट टीच द स्कीम्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये रोज मुंह उठा के कोई ना कोई अपडेट कर देते हैं। अनलेस कि कोई बड़ा अपडेट होगा तब तो ऑब्वियसली आई विल टीच द स्कीम अगेन, बट obviously it is not possible for me to update the schemes document again and again, point number one, and it is not possible for me to teach the schemes again and again, because वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। अब दो प्रोविजन मान लो ऐड हुए, इसके लिए मैं दोबारा से पूरा स्कीम थोड़ी ना पढ़ाऊंगा ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा दो अनाउंसमेंट और है फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान, दैट इज मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और वो ये है that for the government of Rajasthan or for the state of Rajasthan there is a target of 32 lakh Lakpati दीदीज, ओवरऑल टारगेट इज 6 करोड़, जिसके बारे में दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बात करी थी, बट ये पिछले साल ही हो चुका था, हमने देख लिया था। एंड अंडर वीबी जी राम जी, राजस्थान गवर्नमेंट हैज बीन गिवन अ टारगेट ऑफ रुपीज 12,000 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ। अगले 9 महीने में राजस्थान को टारगेट दिया है कि आपको 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं अंडर वीबी जी राम जी। ठीक हो गया, तो बस इतना ही था इसके अंदर। 15,000 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और ये इस तरीके की न्यूज तुम्हें बेटा किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगी, मैं बता रहा हूँ। और ये आते हैं पेपर में, ऐसी चीजें आती है पेपर में, फिर आप कहते हो कि यार हमें तो कोई पढ़ा नहीं था, क्योंकि आपने मेरी क्लासेस फॉलो नहीं करी थी। What is the unemployment rate of individuals aged 15 years and above in July as per PLFS July 2026? तो अगेन हर महीने जिस तरह से पीएलएफएस आता है, जुलाई के लिए भी आ गया है दोस्तों। तो जुलाई का जो पीएलएफएस है उसके हिसाब से देखो, सबसे पहली बात तो पीएलएफएस क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये हमें तीन चीजें बताता है। एलएफपीआर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एलएफपीआर क्या होता है? परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन द पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन द पॉपुलेशन। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है सर? लेबर फोर्स का मतलब होता है वो लोग या तो जो कि काम कर रहे हैं या फिर काम देख रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, आइदर वर्किंग और सीकिंग द वर्क। ठीक है, और आर विलिंग टू वर्क, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। जो काम करना ही नहीं चाहते, ऑब्वियसली दीज कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। फिर दूसरा होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। व्हाट इज इट? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, percentage of employed persons in the population, percentage of employed persons in the population, that is WPR। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ
अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इन लेबर फोर्स। अब ये हम लेबर फोर्स में क्यों मेजर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम पूरी पॉपुलेशन से क्यों नहीं मेजर करते? क्योंकि पूरी पॉपुलेशन दोस्तों काम करने लायक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, तो दे आर ऑल्सो आउट ऑफ द लेबर फोर्स। ठीक है जी, एंड हेंस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो एलएफपीआर दोस्तों ऑल इंडिया कितना है? 55.4, अर्बन 50.4, रूरल 58%। डब्ल्यूपीआर ऑल इंडिया 52.5, अर्बन 47, रूरल 55.4। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है हर महीने का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल इंडिया का कितना है? 5.1, 6.7 है अर्बन में और 4.5 है रूरल में। और ये सारा का सारा डेटा जो है वो है 15 ईयर्स एंड अबव का, 15 ईयर्स एंड अबव का ये सारा का सारा डेटा है। ठीक है जी, समझ में आ गया। लेकिन अगर आप 15 ईयर्स से 29 ईयर्स के बीच में जाओगे ना, तो ये डेटा देख के आपके धुएं छूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डबल डिजिट्स में है, 15-16% के आसपास। ठीक है जी, पर ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं भैया, जो सरकार दिखाएगी हम देखेंगे। हम तो वो जी एस्पिरेंट हैं, झोला बांधेंगे और चल देंगे। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिविजुअल्स? दैट इज 5.1%. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Next, question number 5. International Skilling Program will provide foreign language and destination readiness training for opportunities in Japan and Germany. ये अच्छा interesting है news. It has been launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in collaboration with which state government? That is the question. देखो भाई, ऐसा है कि एक इनिशिएटिव और कह सकते हो कि एक कॉन्फ्रेंस कह लो, सेमिनार कह लो, या जो भी कह लो, वो ऑर्गेनाइज हुआ था जिसका नाम था कौशल मंथन। ठीक है, इट इज द एनुअल इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन विच, इसमें होता क्या है, इस सेंटर और स्टेट का कोलैबोरेशन के लिए होता है फॉर स्किल इकोसिस्टम। जो हमारे देश का स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम है, उसमें सेंटर और स्टेट की कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके, उसके लिए हर साल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कौशल मंथन ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, ये एक इवेंट होता है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट in order to strengthen the center state collaboration for strengthening the skill development ecosystem of the country. ठीक है, और इस बार कहाँ हुआ था? ये कोलकाता में। ठीक है, it was organized by MSDE in collaboration with government of West Bengal and NSDC, National Skill Development Corporation. ठीक है जी, अब इसी के दौरान ड्यूरिंग द इवेंट एक इंटरनेशनल स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ। ठीक है, इंटरनेशनल स्किलिंग प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था? The program will provide foreign language and destination readiness training for opportunities in Japan and Germany. जो इसमें यूथ होंगे या जो बेनिफिशियरीज होंगे या जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको फॉरेन लैंग्वेज की और डेस्टिनेशन रेडीनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉरेन लैंग्वेज तो ठीक है, डेस्टिनेशन रेडीनेस का मतलब जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट जापान और जर्मनी जैसी कंट्रीज में है, वो वाली स्किल ट्रेनिंग इनको दी जाएगी, ताकि दे विल बी एलिजिबल और दे विल बी एबल फॉर दी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन जापान एंड जर्मनी। और जापान एंड जर्मनी क्यों? क्योंकि इन दो देशों के साथ हमारा एमओयू है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अगेन एनएसडीसी। द ट्रेनिंग शैल बी प्रोवाइडेड अक्रॉस द हाई डिमांड सेक्टर्स लाइक केयर गिविंग, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, and training will be delivered by NSDC International Limited, which is a wholly owned subsidiary of NSDC. ठीक हो गया, क्लियर है? इसके अंदर ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल का इस्तेमाल होगा, जिसमें तीन तरफ से फाइनेंसिंग होगी। बेनिफिशियरी पार्टिसिपेशन, जो बेनिफिशियरी होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा। ग्रांट फंडिंग मोबिलाइज थ्रू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है भाई? सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्सचेंज कह लो, जो कि सोशल एंटरप्राइजेस को हेल्प करती है टू रेज द फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, टू रेज द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ठीक है, एंड आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग विल आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल होगा जिसमें तीन जगह से फाइनेंस आएगा टू फाइनेंस दिस इंटरनेशनल स्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, सो इंटरनेशनल स्किलिंग प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय एमएसडीई इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कौशल मंथन was organized by the government of West Bengal, but here the question is for international skilling program that has been
launched in collaboration with the government of Madhya Pradesh. All right, destination. Chaliye, now let's move ahead to the questions in short. But before that, if you want to have the PDF of this class, just scan this QR code, join the Telegram channel, and get the PDFs. All right. Question number 6, very important. Niti Aayog has released the report titled Key Sectors to Position India as a Global Manufacturing Hub, which identifies major sectors that can fuel India's ambition to become global manufacturing powerhouse. The report has analyzed 4 sectors. Which of the following is not one of the 4 sectors? देखो report है, क्या नाम है? Key sectors to position India as a global manufacturing hub. ये report अभी 4 sectors के लिए नीति आयोग ने निकाली है, which are identified as the key sectors to position India as a global manufacturing hub. Going forward, the same report will be released for more 8 सेक्टर्स, 8 सेक्टर्स के लिए और ये रिपोर्ट रिलीज होगी. फिलहाल 4 सेक्टर्स के लिए रिलीज हुई है, और वो 4 सेक्टर्स कौन से भैया? केमिकल्स, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, सोलर, फोटोवोल्टिक, मैन्युफैक्चरिंग. स्टील इज नॉट वन अमंग देम. द राइट आंसर इज ऑप्शन ई. ठीक है, द राइट आंसर इज, माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ई. क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. वेयर हैज इंडिया होस्टेड द 7th ब्रिक्स आईसीटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग to strengthen digital cooperation and future network technologies, guided by India's chairship theme of BRICS, that is building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. It was organized in Pune. The right answer is option B. Next question. ये अच्छा क्वेश्चन है. द UIDAI. अच्छा, you tell me who is the chairperson of UIDAI. अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था. Who is the chairperson? The UIDAI, Unique Identification Authority of India, has achieved a milestone in its nationwide drive for mandatory biometric updates. ये क्या है mandatory biometric updates? देखो, जो छोटे बच्चों को बायोमेट्रिक होता है, तो जो बड़े होते हैं तो उनकी हाथों की लकीरें बदल जाती हैं. तो किस्मत नहीं बदलती भैया, हाथों की लकीरें बदलती है बस. हाथों की लकीरें बदल जाती हैं, तो उसके लिए उनका बायोमेट्रिक दोबारा कराना पड़ता है. ठीक है, and this is called as mandatory biometric updates, and this MBU is required when a child attains the age of 5 years, and once again it is done when the child attains the age of 15 years. The right answer is option C. Question number 9. India launched its first ever guide to grasslands and other open natural ecosystems of India. Open natural ecosystems क्या होते हैं? These are the ecosystems which interact with its external environment, which exchange the material with the external environment. जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये सब ओपन नेचुरल इकोसिस्टम है. ठीक है. एट दी 17th सेशन ऑफ COP17 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इन विच इन विच प्लेस. तो बेसिकली आपको ये बताना है कि 17th सेशन ऑफ COP17 टू UNCCD ये कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, ये हो रहा है उलन बतार, which is the capital of Mongolia. The right answer is option A. And the last question for today, the Anemia Mukht Bharat Abhiyan addresses anemia through a 777 strategy, which stands for 7 beneficiary groups, 7 interventions, and 7 institutional mechanisms. Earlier it was 666 strategy, now it has been increased to 7. 7 beneficiary groups, 7 interventions, and 7 institutional mechanisms. ठीक है, चलिए, that's it for today's class. I hope all the questions and their explanations are clear. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, give me a thumbs up. और अगर आपको PDF चाहिए तो link of the Telegram channel is in the description, and you can also DM me on Manish for any doubts, and you can follow me on Instagram also at manish.mentor. ठीक है, चलो भैया, कोई डाउट है तो बताइए. अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप. और शाम को 7 बजे गवर्नमेंट स्कीम की क्लास में आ जाना. बहुत कम लोग आते हैं गवर्नमेंट स्कीम की क्लास में, एज इफ आप सबको सब कुछ आता है. ऐसा मत करो, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर आप रोते रहोगे कि कितनी 4 कर लूँ, 5 कर लूँ, 10 कर लूँ, 5 कर लूँ. ऐसा नहीं करना पड़ेगा सब कुछ. चलिए जी. Alright, let's wind it up. I'll see you in the next class. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.